मैं गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ कर रहा हूँ। आप लोगों सबसे प्रार्थना है कि मेरे साथ आप लोग भी इसका उच्चारण करें। उसके बाद मैं सरस्वती पुत्र श्री अंकित जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। अंकित सर अपना स्टार्ट करें। धन्यवाद सर। आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज की वेबिनार स्टार्ट करने पर एक क्वेरी आई थी मेरे पास कि आरसीएम लायबिलिटी स्टेटमेंट जो नया ऑप्शन आया है वो किस जगह और कैसे शो होगा और वहाँ पर कैसे हमें अपना डाटा फीड करना है और किसको डाटा फीड करना है। तो उसे मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। सर अभी जैसे ओपनिंग बैलेंस डालते हैं तो सेव होता नहीं है सब में। जीएसटी साइट पर जाएंगे, पार्टी को लॉगिन करेंगे। सर्विसेज में गए, लेजर में गए, ये आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट है जहाँ पर जो हम आरसीएम पे करते हैं, अगर हमने कोई आरसीएम पे कर दिया है, लाइबिलिटी शो कर दी अपनी 3B में और उसका कोई आईटीसी क्लेम लेने से रह गया है, सिर्फ उन केस में हमें यहाँ पर बैलेंस डालना है। अदरवाइज किसी केस में हमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना। हमने पिछली किसी भी लास्ट ईयर की कोई 3B में हमने आरसीएम की लाइबिलिटी शो की है लेकिन उसका इनपुट नहीं क्लेम किया, या इस साल की, क्योंकि अभी हम 30 नवंबर तक हमारे पास अमेंडमेंट का ऑप्शन है, तो उसके लिए 23-24 और 24-25 की कोई भी ऐसी 3B में जो हमने आरसीएम की लाइबिलिटी पे कर दी है लेकिन उसका इनपुट नहीं लिया है, इसके लिए हमें यहाँ पर इस ऑप्शन को यूज करना है, रिपोर्ट आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है आईजीएसटी का अगर आपका टैक्स है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है या सेस है। तो अधिकतर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी होता है। यहाँ पर जब हम अपनी अमाउंट फीड करेंगे, किसी की अगर 100 रुपये है या 10 रुपये, 50 रुपये, जो भी आपकी अमाउंट आए, जितनी भी, उस अमाउंट को फीड करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद सबमिट विथ ईवीसी करेंगे। तो यहाँ पर ये आपके डाटा फीड होता है। सर ये हमें अभी अपना, सबमिट नहीं हो रहा। सर अगर आपका कोई हो तो एक बार मैं लॉगिन करके चेक कर लेता हूँ, हाँ मैं भी डिटेल आपको शेयर करता हूँ। पता लग जाएगा। आपकी किसी पार्टी का हो, उसका तो आईडी मैं अभी पासवर्ड आप। यस्टरडे में कर रहा था इसमें, तो ये सबमिट और वो बटन ईबीसी पे वो बटन क्लिक नहीं हो रहा है। कोई नहीं, आप एक बार अगर किसी का डाटा शेयर कर सकते हो तो प्लीज। में वकालत करते हैं, चाहे वो प्राधिकरण के समक्ष हो चाहे अदालत में। आप भारत के माननीय
सर्वोच्च न्यायालय तक भी अपने कार्य कौशल का प्रमाण दे चुके हैं। आपका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से नई दिल्ली है। आपने 2019 में एमटी लॉ स्कूल नोएडा से एलएलबी की उपाधि प्राप्त करी। उसके बाद डॉक्टर राकेश गुप्ता और श्री अश्वनी तैया के मार्गदर्शन में आरआरए लीगल कानून में अपनी कानूनी यात्रा प्रारंभ करी। आपने इस दौरान प्रत्यक्ष कर, बेनामी, काले धन, धन शोधन के मामले में बड़े पैमाने पर काम किया। इसके बाद आपने श्री जोएब हुसैन, आयकर, जीएसटी, ईडी के वरिष्ठ स्थायी वकील, जो सरकारी वकील होते हैं, जो आयकर की तरफ से या जीएसटी की तरफ से या ईडी की तरफ से जो केस करते हैं, लड़ते हैं, वो वरिष्ठ स्थायी वकील के साथ भी आपने काम किया। इस प्रकार आपने सिक्के के दोनों पहलुओं का अध्ययन किया। मेरा जो डबल इंजन कहने का आशय था यही था कि आपने जो कार्य क्षेत्र किए, दोनों जो हमारे कार्य क्षेत्र इसके दोनों भाग सर ने बड़ा गहराई से अध्ययन किए। साथ जैसे निर्धारित साथ साथ विभाग का भी उनका अध्ययन अच्छा रहा। आप विविध विषयों पर आयकर और अपीलीय न्याय प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, गुजरात, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायाधिकरणों और न्यायालय द्वारा दिए गए कई अच्छे निर्णयों का हिस्सा रहे। आपने कई लेख लिखे हैं जो टैक्स बैन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपको विभिन्न विषयों पर बोलने के लिए आईसीआई के एनआईआरसी, एसआईआरसी, डब्ल्यूआईआरसी के द्वारा वक्ता द्वारा बुलाया जा सका है। इसके अलावा सर के पास एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कला भी है। आप भारतीय गान विशारद की उपाधि भी आपके पास है। आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं और सामाजिक सहायता के लिए भी काम करते हैं। ये तो था हमारे संकल्प मलिक जी का परिचय आपके समक्ष। अब मेरा निवेदन संदेश है। भाई, एक एक चीज रह गई है अभी सर के परिचय में, जो असली है। सर जी के जी। ब्लड लाइन में इनकम टैक्स है। सर के ग्रैंडफादर को मैं 1970 से जानता हूँ। चाइना बॉर्डर से लेके और इधर पूरा आपका आगरा बुंदेलखंड तक सर का नाम था, उनके पाप डैडी ग्रैंडफादर का, श्री अच्छा अच्छा हरगोपाल अच्छा। मलिक साहब। जी सर। इनकम टैक्स के एक लीडिंग एडवोकेट थे। यहाँ लोग बाग लाइन लगा खड़े हुआ करते थे कि आज मेरा नंबर आ जाए, मैं अपनी बात कह लूँ, आप मेरी फाइल दिखवा दो अपनी। मैं तो ये चाहूंगा कि मेरा, आप चाहे छोटा भाई समझ लो, चाहे मेरा पुत्र मत समझ लो, चाहे मेरा भतीजा समझ लो, कुछ भी समझ लो, इसका नाम पूरे भारत में हो और पूरे भारत के लोग इसके द्वार पर लाइन पे लगा के खड़े हों, पूछेंगे संकल्प भाई थोड़ा मेरी तरफ देख लीजिए ना। तो मेरी इसी कामना के साथ साथ मैं अब निवेदन करूंगा अपने भाई से, अपने बेटे से, अपने भतीजे से कि अपना उद्बोधन शुरू करे बेनामी संपत्ति एक्ट के ऊपर। वेलकम सर। बहुत 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 धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर, नर्मदा हारदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन एंड सब लोग जो इस समय जुड़े हैं हमारे साथ और जिन्होंने अपना समय निकाल कर आज ये वेबिनार ज्वाइन किया है, मैं सबको अपने तहे दिल धन्यवाद करूंगा। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोहिबिशन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988। सर, ये जो एक्ट ये एक्ट अगर हम देखें है तो सर 1988 का, बट अगर हम देखें कि जब ये एक्ट आया गया और ये कब लागू हुआ और एक्शंस कब लेने शुरू हुए, that is the year 2017 and 2018 when the government became extremely active and started taking action। तो जनाब एक सवाल उठता है, 1988 से एक्ट आया हुआ आज तक 2017-18 तक उसमें हो क्या रहा था? शुरू में वहां से करता हूं सर। सर, 1980 बेनामी फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट an old concept. It is not a concept which is alien to the country. Rather, it is a concept which is highly prevalent or was highly prevalent even prior independence, and I will show you. But what is the meaning of the term Benami?
बेनामी का मतलब क्या है? सर, बेनामी स्टेम्स फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड बेनाम, बिना किसी नाम के। बट क्या कोई प्रॉपर्टी बिना किसी नाम के हो सकती है? कैन अ प्रॉपर्टी बी विदाउट अ नेम? The answer is a clear no. So what is Benami? Benami is where I purchase the property in the name of Harshji, and I am the person who's paying the consideration and enjoying the property. In other words, where the apparent is fake, जो दिख रहा है वो गलत है, वो झूठ है, and what is real is hidden. जो असली बेनिफिशियल ओनर है, द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज हिडन फ्रॉम द लॉ। तो सर, सवाल उठता है कि व्हाई डिड देयर अराइज अ नीड टू हैव दिस एक्ट brought into picture back in the year 1988? Thank you. Sir, it happened because of various reasons. Because लोगों की जहां लेनदारी होती थी वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे कर देते थे। Properties, Hindu undivided family system may still, it's today allowed under an exception. Even today it is allowed. In religious belief superstitions, people used to put names of deities and gods, and ultimately it was found that even people like Ram Rahim had done this, and that became a Benami aspect on which even I had the privilege of working. Then tax evasion. There were certain other reasons like political or other reasons also. बहुत सारे एरियाज हैं जहां बस उसी एरिया के लोग ले सकते हैं प्रॉपर्टी। तो all these things were manipulated. But Benami had a very, very old roots in the society, as can be seen that even the Supreme Court in the year 1942 in Punjab province versus Daulat Singh, and even prior to that, in the year 1929, in the judgment of Pith Chaya versus Ratamma, AIR 1929 Madras 268, held the complete concept of Benami. अगर हम वो जजमेंट पढ़ें, वो ही कंसेप्ट है आज भी बेनामी का। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ डिड इट स्टार्ट। तो जनाब, बात है 1969 की, जहां एक सिलेक्ट कमेटी ऑफ टैक्सेशन लॉज आई, जिसने सजेस्ट करा गवर्नमेंट को दैट द एग्जिस्टिंग लॉ शुड बी चेक्ड so that Benami properties can be prohibited. Ultimately, only in the year 1971, this Taxation Laws Amended Bill 1971 was passed and a reference was sent to the Law Commission. A question arises कि what was then the position prior to 1971? सर, मैं ना थोड़ी गाड़ी धीरे धीरे लेके आऊंगा। 1969 से 71 आए हैं, हम 88 पे पहुंचेंगे और 88 से फिर 2016 और फिर आज पहुंचेंगे, क्योंकि टुडे इट इज अ हैवक इन द कंट्री। Today, one does not only have to think regarding what kind of implications will a transaction have. इनकम टैक्स हम तो बड़ा सोचते थे क्योंकि बहुत पुराना लॉ है, 1961 और उससे पहले 1922। उसके भी पहले बेनामी इज न्यू, बट टुडे इट इज बीइंग कॉल्ड द लॉन्ग आर्म ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। But coming to what is today, let's go back to 1971. 1971 में सर even बेनामी transactions were permitted. हर्ष जी, आप मानेंगे, बेनामी transactions were allowed under law before 1988. Section 82 of the Indian Trust Act, Section 81 and Section 94 or 95 of the Indian Trust Act allowed Benami transactions and allowed conversion of those transactions back to the real owner. इन अदर वर्ड्स, बेनामी ट्रांजैक्शन को पहले लॉ बोलता था कि हाँ, किसी ने फिड्यूशरी कैपेसिटी में रखा हुआ है तो आप जी। ले सकते हैं।
लेकिन टैक्स की भी चोरी होने लगी उसके साथ, क्योंकि हर आदमी फिड्यूशियरी कैपेसिटी में नहीं काम करता. पीपल थिंक ऑन वेरी डिफरेंट लाइंस. फॉर दैट, even section 281A of the income tax act, our very senior colleagues are present here. हर्ष जी हैं जिन्होंने इनकम टैक्स का इतिहास, राजकुमार मलिक साहब आई कैन सी, जिन्होंने इनकम टैक्स बदलते हुए अपने सामने देखा है. मैं तो सर, मेरे को सौभाग्य मिल रहा है उन केसेस पे आर्ग्यू करने का, बट लॉ कैसे बदला और कैसे गया वो आप लोग ने बहुत ज्यादा देखा है. उसके मद्देनजर रखते सर 281A इनकम टैक्स एक्ट का आया, और इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया कि साहब, बेनामी प्रॉपर्टी अंडर 81, 82, 94 विल बी अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट इफ यू मेक अ डिस्क्लोजर अंडर 281A. इन अदर वर्ड्स, लॉ कहती थी आप डिस्क्लोज कर दो बेनामीदार अपने रिटर्न में कि रियल ओनर कौन है, वो प्रॉपर्टी से दिक्कत नहीं है. बट व्हाट हैपेंड देन, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम वाज दैट नॉट जस्ट दिस, डिस्क्लोजर तो आदमी कर दे. आज मेरा बैंक आ रही है प्रॉपर्टी लेने, मेरा पर्सनल गारंटी लगी हुई है, मैं आज ही हर्ष जी के नाम पे कर देता हूँ. हर्ष जी की रिटर्न फाइल होने वाली है सितंबर में, डीले करके रिवाइज रिटर्न फाइल करवा देते हैं जहां वो डिस्क्लोज कर दे हाँ जी ये प्रॉपर्टी संकल्प जी की है. तो आदमी बच गया, और ना वो प्रॉपर्टी कोई यूज हो सकती है बैंक से, ना वो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो हर्ष जी की हो गई. So there was an incongruency in the law, due to which it was then thought that the new act be amended and a new law be brought into picture. तो जनाब 1957 रिपोर्ट आई आफ्टर 1971, जब लॉ कमीशन को रेफर हुआ, उन्होंने अपनी 57th लॉ कमीशन रिपोर्ट निकाली इन द ईयर 1973, वेयर दे सेड कि लीगल रिकग्निशन तो नहीं दे सकते जी. 281 का जो टैक्स इवेजन है वो तो अचीव हो रहा है, लेकिन बाकी लिटिगेशन बड़ी बढ़ रही है इसकी वजह से, एंड देर इज नो लीगल बैकिंग टू रेकमेंड दोज बेनामी ट्रांजैक्शंस. तो लॉ कमीशन ने बोला कि वी शुड ब्रिंग आउट अ लॉ, वी शुड रिपील सेक्शन 82, 66 ऑफ द सीपीसी एंड 281A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. एंड जनाब उसके बाद होता रहा, और अल्टीमेटली 1988 में एक एक्ट आया जिसका नाम था बेनामी ट्रांजैक्शन ब्रैकेट में प्रोहिबिशन एक्ट 1988. अब सर इफ यू कैन सी, आज जो एक्ट है दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट. 1988 में ये 9 सेक्शन का एक्ट आया, और उसका नाम भी दूसरा था, बेनामी ट्रांजैक्शन ब्रैकेट्स प्रोहिबिशन एक्ट 1988. तो साहब 1988 में एक्ट आ गया. इट हैड अ वेरी वाइड डेफिनेशन, जो ये थी कि व्हेन अ प्रॉपर्टी इज परचेज्ड इन द नेम ऑफ वन पर्सन, लेट्स से हर्ष जी, एंड द कंसिडरेशन हैज बीन पेड बाय अनदर पर्सन, किसी और आदमी ने पैसा दिया है, दैट इज बेनामी. अब साहब एक चीज नोट करिएगा विच इज वेरी पर्टिनेंट टू नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. आज मैं एक प्रॉपर्टी खरीदता हूं, I take a loan on that property for buying that property. The entire amount is paid by the bank directly to the seller. Property is registered in my name. इस डेफिनेशन के हिसाब से तो ये भी बेनामी है. So when the 1988 Act came into picture, it had a very wide definition of benami, which was not workable. बेनामी ट्रांजैक्शंस का केस कौन खोलेगा, कौन सी अथॉरिटी केस करेगी, कैसे खोलेगी, कितने टाइम में करेगी प्रोसीडिंग्स, उनकी पावर क्या है, उनका बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, अपील कहां जाएगी, व्हाट इज द प्रोसीजर, नथिंग वाज एस्टैब्लिश्ड. इट वाज अ 9 section act which did not contain the main provisions, rather it was a lion without life. जैसे हम देखते हैं ना जी, दीवार पे टंगा हुआ शेर,
तो जब 1988 एक्ट आया, इट वॉज अ लाइफलेस लायन। फ्रॉम 1988 till 2016 nothing happened. बट वन मे रिमेंबर, एंड मोर देन मी, आप लोग ज्यादा समझेंगे इस बात को, कि 1991 से जब लिबरलाइजेशन स्कीम आई हमारे देश में, बहुत चीजें बदली, बैंकिंग बदला, हर चीज में नए तौर तरीके आए, हर चीज वर्चुअल हो गई, बैंक्स वर्चुअल हो गए, ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, which all happened after 1991, and more so after 2005 to 2011 was a different boom altogether. तो जनाब क्या हुआ, इस टाइम में लोग भी बड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए। लोगों ने खोलियां कंपनी, कंपनियों में बिठाए अपने लोग, शेल कंपनियों से लिया पैसा, जो हम कैलकाटा कंपनियां सुनते हैं, लोन सुनते हैं, अकोमोडेशन एंट्रीज के सेक्शन 68 में केसेस देखते हैं हम इनकम टैक्स के, वो पैसा घुमाया, घूम के कंपनी में आए, कंपनी ने उस पैसे से खरीद ली प्रॉपर्टी। तो कंपनी कैसे बनाई हुई है, और कंपनी किस लिए बनाई हुई है? कंपनी करती कुछ काम नहीं, कंपनी के पास बस एक एसेट। So to curb all these menaces and to see the need of the changing times which arose, a lot of acts were brought into picture. One may also remember, one may also know how ED today is effective. आज से 5 साल पहले किसी ने ED सुनी ही नहीं थी। एंड माइंड इट, ये वाला साल और अगले वाला साल बेनामी का बहुत ज्यादा बूम आने वाला है। In any which manner, let's come back to the topic. देन सर 2011 में एक नया बिल आया, सरकार को लगा सर ये तो कुछ हो नहीं पा रहा है, वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, देयर आर नो अथॉरिटीज, दिस इज अ डोरमेंट एक्ट, डोरमेंट लॉ विच वी हैव मेड, जिसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ आज तक एंड हो भी नहीं सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? दो तीन सवाल उठे कि एक नया एक्ट ले आए और इसी में अमेंडमेंट डाल दें। तो साहब 2011 में बिल आया, वो बिल 2015-16 में आगे गया, 2016 में अल्टीमेटली एक अमेंडेड एक्ट आया, जहां ये 9 सेक्शन का एक्ट, दिस 9 सेक्शन एक्ट was converted into a 72 if I 72 section act was enacted in virtue of an amendment. बहुत सारे सवाल उठे, पीपल आस्क्ड सर व्हाई हैव यू बॉट दिस अमेंडमेंट? द लेट फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली, as he then was the late finance minister, as he then was, he clearly in the parliament speech, and it has been recorded, he had stated that we are bringing an amendment so that we are able to catch hold of the transactions entered between 1988 to 2016. This 28-year gap can be met only if we bring an amendment. But I will come to that a little later, because सरकार करना कुछ भी चाहे, कानून के दायरे में जरूर होना चाहिए वो। 28 साल बाद अगर आप किसी के ऊपर एक्शन लें, क्या वो जायज है या नहीं? मोर सो व्हेन यू हैड एन एक्ट इन योर प्लेस, आप सरकार थे, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप, और जिसके अगेंस्ट केस खुलेगा वो एक आदमी है। सो इज इट रीजनेबल टू अज्यूम टू रीओपन अ केस आफ्टर 28 years? तो जनाब केस तो बड़े खुल गए। आई was privileged to work with Mr. Taneja, where I got a chance to work in the biggest of Benami matters in the country, and more than 200 matters I worked on with him. And thereafter, from the side of the government also. Sab, question reached the Supreme Court that whether the 2016 amended act can be bought and given effect to retrospectively or not. मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने गणपति डीलकॉम 2022 in the judgment of Ganpati Deelcom versus Union of India held
that the Benami Transactions Prohibition Amended Act of 2016 cannot apply retrospectively because ये substantive rights change करते हैं. These are not only procedural changes, these are substantive changes जो लोगों के substantive rights को affect करता है, and therefore a retrospective application is barred by Article 20 subclause 1 and 3 of the Constitution of India, which is a fundamental right. And fundamental rights cannot be taken away even by the government, even by the state, as was argued by the great late Shri Nani Palkiwala in Keshwanand Bharti versus Union of India. अब साहब, I will like to take, ये तो रहा history. This was the act or the legislative framework or the reasons or the evolution of the act. अब 2016 में एक्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 16 से पहले के ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते. जंप टू 24, जो ट्राइब्यूनल है इसकी, ये लोकनायक भवन खान मार्केट में ही बैठती है, 4th फ्लोर पे. इट हैज वेरी रिसेंटली इन द जजमेंट ऑफ प्रिजन स्कैन kind of even overruled the Supreme Court judgment and called it per incurium. Tribunal, sir, despite the judgment of the Supreme Court, the tribunal has held कि जो नई डेफिनेशन है वो बोलती है where a property is transferred to or is held by a person and the consideration for such property is paid by another person, it is a benami transaction. This is one of the clauses. Tribunal has held that the word property transferred to or is held, the word held in 29A after 2016 amendment means चाहे ट्रांजैक्शन 2016 से पहले हुआ हो, लेकिन प्रॉपर्टी आज आप अपने हाथ में ही ऐसी बेनामी प्रॉपर्टी रखी हुई है आपने 2016 के अमेंडमेंट डेट के बाद, तो वो सर तब भी प्रोसिक्यूट और हर चीज हो सकती है. There are far-reaching consequences of this act. इनकम टैक्स, जीएसटी में, चलिए जीएसटी में आपके पास अरेस्ट है, इनकम टैक्स में भी बहुत अलग स्टेज पे जाके आती हैं अटैचमेंट एंड अरेस्ट्स. बट द प्राइमरी थिंग इन दोज एक्ट्स, इन द फिस्कल स्टैट्यूट्स, इज टैक्स एंड पेनल्टी. और wrongful in GST it would be ITC or bogus purchases, so on and so forth as the case may be. इनकम टैक्स में आपका टैक्स है, टैक्स की चोरी और उस पे पेनल्टी. बेनामी में साहब आपकी प्रॉपर्टी जब्त होगी. पहली चीज, आप 25% प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू देंगे और आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होएगा जहां 1 साल से 7 साल तक की आपको जेल हो सकती है साहब, और प्रोसिक्यूशन होएगा ही होएगा. Those are the aspects which make this act very important. And at the same time, I would say that this act has very little safeguards. अगर मैं बोलूं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से अपने, आई डोंट मीन एनी ऑफेंस टू एनी अथॉरिटी और टू एनी बॉडी, before the High Court, one may forget getting a very favorable decision. I will come to the aspect कि how are proceedings initiated, किस तरीके से proceedings ले जाते हैं. We will get to that. But before we do, I will just give a brief overview of the act. Like I mentioned today, there are 72 sections. Today there are 72 sections. Section 1 and 2 are the preliminary sections and the definition clause. Section 3, 4, 5, 6 is the prohibition of बेनामी transaction, कि आप बेनामी नहीं कर सकते. बेनामी की पनिशमेंट कितनी है आगे, आप बेनामी अगर हुआ है 2016 से पहले तो आप रीट्रांसफर नहीं कर सकते और आप किसी और को बेच नहीं सकते. अदर प्रोहिबिशंस, आपकी अथॉरिटी कौन होंगी,
आपका उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, उनका पावर क्या होएगा, जूरिसडिक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द टर्म्स ऑफ पावर इन यूसेज आर गिवन इन चैप्टर 3 which is from section 7 to 22. Now let's come to the juice of the act. एक्शन कैसे लिया जाएगा? एक्शन आपका अटैचमेंट होती है विच इज द सिविल कॉन्सिक्वेंस, फिर आपका अटैचमेंट एडजुडिकेट होता है और कॉन्फिस्केट होता है। ये लिया जाता है चैप्टर 4 में फ्रॉम सेक्शन 24 to 29। अटैचमेंट आई विल गेट इनटू मोर डिटेल हाउ द अटैचमेंट इज डन एज वी गेट देयर। आपकी अटैचमेंट शुरू होती है बाय इशुएंस ऑफ अ नोटिस अंडर 24(1). 24(1) में आपका नोटिस आता है, उसी दिन 99% केसेस में आपकी अटैचमेंट भी हो जाती है प्रॉपर्टी की 24 सब क्लॉज 3 में। फाइनेंस एक्ट 2024 से पहले आपका टाइम पीरियड था 90 दिन का कि अटैचमेंट उसको फिर कंफर्म करनी है 24/4 में। फाइनेंस एक्ट 24 के बाद ये 90 दिन या 3 महीने हैव बीन एक्सटेंडेड टू 4 months। आफ्टर दीज 4 months a reference is then sent to the superior authority akin to a CIT appeals, which is called the adjudicating authority. Adjudicating authority then within a year completes or passes an order confirming or revoking the attachment. उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं पहली बार ट्राइब्यूनल में। इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी एज वी सी an order is passed, you appeal against that before the commissioner, income tax or commissioner GST as the case may be, and thereafter you appeal before the tribunals. Here your attachment will be done, your order under 24(4) will be passed, the initiating officer themselves will pass a reference to the next authority which is the adjudicating authority, and then the order will be passed, and आपकी पहली अपील आती है against the order of the adjudicating authority, and the appeal will lie before the appellate tribunal. appellate tribunal से हार ये सुप्रीम कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये आपका सिविल एस्पेक्ट हो गया सर। बट एज वी नोटेड देयर इज अनदर एस्पेक्ट विच इज प्रोसिक्यूशन अंडर द Benami Act. So, sir, the prosecution, your criminal prosecution is done by a special court as given in section 50 to 52, which is chapter 6 of the PBPT Act. And special court आपका कंप्लेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी आयो कंप्लेंट डालता है और क्रिमिनल केस आपका एज अ क्रिमिनल केस कंप्लेंट केस ट्राई किया जाता है। आपके सर 1 से 7 साल तक की आपकी जेल है, फॉल्स इंफॉर्मेशन की भी जेल है। इस फाइनेंस एक्ट से आपके पास अब यू हैव द पावर टू ऑल्सो बिकम एन इन्फॉर्मेंट। अगर आप बेनामीदार हैं और आप बताना चाहें केस में इम्यूनिटी लेने के लिए, तो आप पूरा केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता के इम्यूनिटी ले सकते हैं। तो जनाब, वेरी लाइटली स्पीकिंग और वेरी स्पीकिंग वेरी इन वेरी ब्रॉड टर्म्स, this is the ambit of the act, entire ambit of the act and the structure of the act. But what are the important concepts? There are certain important concepts कि बेनामी में कौन लोग या किस आदमी का क्या रोल होता है, वो देखा जाए तो there are 4 or 5 concepts. First is बेनामी प्रॉपर्टी, कि बेनामी प्रॉपर्टी क्या होगी। एक होएगा आपका बेनामीदार जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ली जाती है, और एक होएगा बेनिफिशियल ओनर जो असली ओनर है, हु इज द बेनिफिशियल ओनर बट नॉट द रियल ओनर ऑन पेपर, द apparent being fake. The other concept is a benami transaction. Sir, please note, this is the most important concept of the act. So, Benami transaction is a transaction or an arrangement where the property is held by or transferred to another person and the consideration is paid or provided by another person. ये पुराना आपका जो लॉ था,
उस लॉ में अमेंडमेंट के साथ आया, एंड द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन. दिस इज सबसेक्शन ए. बी इज where the Benami property is carried out or made in a fictitious name. Fictitious name is राम श्याम केला, कोई आदमी है ही नहीं, फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे रजिस्ट्री करा ली, जो पहले बहुत होता था. थर्ड इज सब क्लॉज सी, वेयर द रियल ओनर इज नॉट अवेयर कि उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, और ही और शी डिनाइज ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी. एक केस आया था कि मुजफ्फर मोदी नगर के आसपास एक औरत मिली, वो नियर दी, जहाँ मेरठ मोदी नगर और दिल्ली हाईवे बना है, वहां एक लेडी मिली जो एक झुग्गी झोपड़ी में रहती थी, उसके नाम पे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी. इनकम टैक्स वाले पहुंचे उनके पास कि भाई मैडम, आपके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, आप जानती हैं? उनके पास, उस औरत के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, एक छत नहीं थी ढंग की छत पे, सर पे, बट 200 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, क्योंकि उनका आधार, पैन और रजिस्ट्री वालों के साथ सेटिंग करके somebody had bought the property and was enjoying the property, taking loans from banks, multiple loans, and loans being defrauded after that. So it is of a very wide amplitude जो ये एक्ट कवर करने की क्षमता रखता है. सवाल ये उठता है कि क्या ये एक्ट ऐसा बना गया है, या बनने के बाद भी इसका प्रैक्टिस में ऐसी फॉलो हो रहा है चीजें, जो एक्ट को सही तरीके से इंप्लीमेंट करा जाए या नहीं. दैट इज द रियल एस्पेक्ट विच इज टू बी सीन. एंड आई हैव टू से दैट आई एम सॉरी, even till the stage of the tribunal, in cases one may not be successful. That's what I have had the pleasure of being successful. But जैसे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, आपका केस है और आप ढंग से प्रेजेंट करेंगे, आपको मिलेगा. प्रिज्म स्कैन एक ऐसी जजमेंट है विच आई सी फील इज फलेशियस, कि बस वर्ड हेल्ड पकड़ के आपने उसको बोल दिया कि जी ये तो आपने 16 के बाद भी होल्ड करी हुई प्रॉपर्टी तो बेनामी हो गई. तो जनाब, टेल मी वन थिंग, कोई आदमी जिसने 1988 के बाद बेनामी करा, लेकिन 16 से पहले बेच दी प्रॉपर्टी, फाइनेंस बिल आया, उसके सीए साहब बड़े समझदार, उन्होंने बताया भाई साहब ऐसे ऐसे एक्ट आ रहा है, प्रॉपर्टी बेच दो जी, पैसे निकाल लो. उसने पैसे निकाल के सारा पैसा उसने बेनिफिट कर लिया बेनामी प्रॉपर्टी से, वर्सेस एक आदमी जो जो प्रॉपर्टी नहीं बेचा इवन आफ्टर अमेंडमेंट. कौन बचेगा ऐसी सिचुएशन में? गणपति डीलकॉम तो है, प्रिज्म स्कैन भी है. प्रिज्म स्कैन के हिसाब से जिसने प्रॉपर्टी पहले बेच दी, पैसा एंजॉय कर लिया, क्योंकि उसने 1/10/2016 से पहले प्रॉपर्टी बेच दी, वो एंजॉय कर जाएगा. 16 के बाद जिसने होल्ड करी हुई है वो नहीं एंजॉय, वो फंसेगा, प्रोसिक्यूशन होगी, अटैचमेंट होगी, कॉन्फिस्केशन होगी, 25% और फेयर मार्केट वैल्यू आप देंगे. तो इन माय लिमिटेड ओपिनियन, द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल is in violation of the right to equality, which is also a fundamental right under Article 14. And the interpretation of the tribunal is not correct in my limited view, because जो held भी आया है and जो section 29A है, वो भी 2016 के बाद आया, ट्रांजैक्शन तो पहले हुआ था जनाब. So Ganpati Dealcom covers this issue, and Prism Scan, in my most respectful, humble submission, is an incorrect understanding of the law. Now coming back to this, बेनामी transaction 29A, 29B, 29C and 29D क्या बोलता है कि जहां जो आदमी पैसा दे रहा है वो कंसिडर पर्सन प्रॉपर्टी, बेनामी ट्रांजैक्शन is a transaction or an arrangement, D, of a property where person providing the consideration is not traceable or is fictitious. इसका मतलब I'll give an example. पैसा जहां से आ रहा है पता नहीं चल रहा. इमेजिन आई एम अ कंपनी और आई ओन अ कंपनी.
मैं कैलकाटा ऑपरेटर्स के पास अपना अनअकाउंटेड कैश देता हूं। वो कैलकाटा वाले ऑपरेटर्स अपनी शेल कंपनीज में वो पैसा डालते हैं एज लोन और शेयर कैपिटल। वो पैसा वहां से घूम के अलग अलग कंपनियों में घूम के पहुंचता है, और लेट से 3 या 4 कंपनी जो शेल कंपनीज का ही वेब होती हैं, वहां से मेरे पास पैसा आता है, और मैं इस पैसे को यूज करके प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं। तो पैसा मैंने दिया प्रॉपर्टी का, अनडाउटेडली मैंने दिया, बट मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे पास पैसा कहां से आया? पीछे से। वो पीछे का पैसा कहां से आया? और कंपनियों से। उन कंपनियों की कोई स्टैंडिंग नहीं। उन कंपनियों के पास कहां से पैसा आया? कैश डिपॉजिट हुआ। कैश किसने डिपॉजिट करा? पता नहीं। सो कम अगेन, रीड दिस वर्ड बेनामी ट्रांजैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, means a transaction or an arrangement. So this, sirs, is an arrangement. और बेनामी अफसर इसको बोलेगा कि आपने ये अरेंज करा है पैसा, और आपने जो है प्रॉपर्टी खरीदी है, ये बेनामी है जनाब। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ अ बेनामी ट्रांजैक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट साहब, सारी प्रॉपर्टीज किसी और के नाम पे लेना, मैं अपने फादर के नाम पे ले लूं, मैं अपने मदर के नाम पे ले लूं, मैं प्रॉपर्टी किसी नॉर्मल, मैंने लेट से अपने डायरेक्टर को ग्रांट कर दिया एज अ कंपनी राइट कि आप अपने नाम पे ले लीजिए, और प्रॉपर अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल है, कंसिडरेशन थोड़ा पे किया गया है, मे बी पोजेशन ले लिया गया, स्टैंप ड्यूटी उस पर पे की गई, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट है, सेक्शन 53 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है जहां पे, दैट विल बी एक्सक्लूडेड। तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? आई गिवन सम एग्जांपल्स, दीज आर लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स पेबल टू शेल कंपनीज। आपने शेयर्स इशू कर दिए, लोन के शेयर्स के नाम पे पैसा ले लिया अनअकाउंटेड। आपने अपने एम्प्लॉयज के नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा दिए। आपने अपने एम्प्लॉयज आगे पीछे मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल, ट्राइबल एरियाज में आपने बहुत सारे कर लिए। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां ट्राइबल एरियाज के लोगों के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज ली गई हैं, हु नेवर हैड एनी नेटवर्थ क्रेडिट वर्दीनेस। दोज आर द एस्पेक्ट्स। तो सर, अनदर क्वेश्चन अराइजेज कि सर, बेनामी अगेन इज वेरी वाइड, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत जगह जा सकता है। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स विच गवर्न कि वेदर अ ट्रांजैक्शन विल बी अ बेनामी ट्रांजैक्शन और नॉट? सर, Supreme Court in the case of Leelavati versus Shankar Narayanan Rao in 2019 held कि साहब, burden of proof to show that the property is a Benami property subject to a Benami transaction will be on the person who asserts it. In other words, the IO. The initiating officer, while opening the case, will have to show कि it is a Benami transaction. He should have some material. And section 24 says where the initiating officer has reason to believe that a property has been held as Benami, he may, after recording reasons in writing, issue notice, not giving less than 30 days to the person. तो आपका एक सेफगार्ड है रीजंस टू बिलीव। सर, रीजंस टू बिलीव, एज यू ऑल नो, इज अ वेरी ओल्ड कंसेप्ट। आईटीएटी में हमने सौयों केस उड़वाए हैं रीजंस टू बिलीव पे, बट वही रीजन टू बिलीव, वही बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है, उस पे वैसे अप्लाई नहीं हुआ जा रहा आज की डेट में ऑन द ग्राउंड रियलिटी, which is a very problematic issue. I feel needs to be addressed by the high courts, as in when the appeals reach the stage of the high court. In any which manner, first is the burden. Burden is very important. It can't be based on suspicion when there is a term such as reason to believe which has to be recorded. When a belief has to be recorded, that belief has to be based on cogent, tangible material which has some essence and can be relied upon. And the belief should that be of an AO, of an IO himself.
ज्यादातर केसेस में हम क्या देखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च करता है, जहां उनको कोई कागज मिलते हैं, कोई चीज मिलती है, वो वही उसका रेफरेंस बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट को दे देते हैं। जो बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट देन टेक्स एक्शन ब्लाइंडली ऑन दैट रिपोर्ट। वी हैव done a catene of judgments ki reasons to believe cannot be borrowed. It is a time old principle even held by the Supreme Court and very recently by the Delhi High Court also. Dr. Rakesh Gupta argued that matter. I'm forgetting the name of it. Came out yesterday. So the Delhi High Court also very recently has held that it cannot be borrowed. So sir, burden is of very essence. अगर आपके पास बेनामी का कोई केस आता है, ये बर्डन देखना कि बर्डन डिस्चार्ज हुआ है दूसरी साइड से या नहीं बहुत जरूरी है, अपना कुछ जवाब देने से पहले। If it is proved that the money came from a person other than the person in whose favor the property is transferred, then it can be reasonably assumed कि जिस आदमी ने पैसा दिया है उसी का बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, unless there is evidence to the contrary. Because naturally, why would a person give money otherwise? So in such a transaction, then the onus may be on you, rather is on you to show that it was an arm's length transaction. For example, मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई आपसे अग्रीमेंट कर लेता हूं कि मैं अपने नाम पे ले रहा हूं, अग्रीमेंट टू सेल आपसे बना लियो और मैं बेच देता हूं आगे प्रॉपर्टी। इट कैन बी दैट इट्स अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी। All those things have to be seen. But how will one find what is the true character? The true character is then governed by the intention of the person who has contributed the purchase money. आपने पैसा क्यों दिया? जो अलेजेड बेनिफिशियल ओनर होएगा जिसको नोटिस जाएगा, उस पे एक बड़ा रीजन आ जाता है कि साहब आपने पैसा क्यों दिया। तो आप बताएंगे जी मैं तो इंटरेस्ट लेने के लिए मैंने पैसा दिया, मेरा अग्रीमेंट हुआ है, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है, मेरा उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को इन्होंने मैंने 5-10 करोड़ का लोन इनसे इनको दिया, मेरे को ये लोग पैसा वापस भी कर रहे हैं, मेरे को 2 करोड़ इन्होंने विद इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दे भी दिया। So one can infer that the real intention of this or the true character of this property, of this transaction is not a benami. It is a different transaction. It's a loan transaction and it is a separate property transaction, not an arrangement. So therefore, the surrounding circumstances, the relationship of the parties, the motives governing their action in about bringing that transaction and their conduct is to be seen. सर लॉ आज की डेट पे अगेन इट प्रोहिबिट्स बेनामी ट्रांजैक्शन एंड इट पनिशेस। सो बिफोर 2016 देयर वाज imprisonment up to 3 years. Now there is rigorous imprisonment of 1 year which may go up to 7 years. There was fine earlier, but now fine is up to 25% of the fair market value. Earlier imprisonment and fine and both could be given. Here both can also be given, but if you give further false information somehow, then even a 6 month extendable, which is extendable to 5 years, और आप पे false information देने का लग सकता है plus 10% FMV। तो सर आज कमिंग बैक टू द प्रैक्टिकलिटी, ये तो हमारा लॉ हो गया, ये तो हमारा एक्ट हो गया, ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाउ इज द एक्ट फंक्शनिंग। Till today, sorry, these are old figures. Till today, more than 8,500 notices have been issued and properties worth more than 45,000 crores have been attached. There are 24 dedicated Benami Prohibition Units which are called BPU, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही हैं। 24 BPU हैं जनाब। और ये BPUs आर इन्वॉल्व इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉपर्टी, बट इन एसेंस ये लोग कुछ नहीं करते, ये आंख अपनी बंद करते हैं, रेफरेंस आती है, ये एक्शन ले लेते हैं। इन अ वेरी फ्यू मैटर्स यू विल सी वेयर एन ऑफिसर विल एक्चुअली
issue inquiry and conduct an inquiry, he has the power to inquire under section 21 and 23. But in very few cases, one will note that actual inquiry is done. Now, even a reward of 1 crore has been given for sharing specific information about Benami transactions, and the identity of the person may be kept confidential. तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बेनामी के बारे में, अगर आप या किसी को बेनामी के बारे में पता है, या किसी को, और 1 करोड़ का प्राइस है अगर आदमी कन्विक्ट हो जाता है तो साहब, टुडे यू कांट रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी, यू कांट रिकवर बैक द प्रॉपर्टी. आपकी अथॉरिटीज कौन सी इन्वॉल्व होंगी? द अथॉरिटीज इन्वॉल्व विल बी द इनिशिएटिंग ऑफिसर, विच इज, मैंने थोड़ा इनकम टैक्स के साथ आपको बनाने का दिया है सो दैट इट इज ऑफ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू ऑल. Like an AO who is an ITO or an AC or DC, depending on the income, returned income, इधर आपका पहला स्टेज आता है इनिशिएटिंग ऑफिसर का, who now after Finance Act 2024 has to conduct proceedings within 4 months. 24/1 में नोटिस शुरू दिया जाता है, और 4 महीने के अंदर उसके पास पावर है प्रॉपर्टी बीच में ही प्रोविजनली अटैच कर दे, या फिर 4 महीने के एंड पे जाके अटैच करे, या अगर अटैच पहले कर ली तो 4 महीने के एंड पे उसको छोड़ दे. बट इन प्रैक्टिस व्हाट हैपेंस इज 24/1 और 24/3 जनाब के दफ्तर से साथ साथ ही निकलता है, बिना आपका जवाब सुने हुए. 4 महीने में जनाब ये प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं. पहले 3 महीने का टाइम था बिफोर द फाइनेंस एक्ट 2024. 3 महीने के एंड तक आपका, या 4 महीने ना हो, आपका ऑर्डर पास होता है. ऑर्डर इनिशिएटिंग ऑफिसर अप्रूवल के साथ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपने आप भेजता है. हम अपील दाखिल नहीं करते. In income tax and in GST, we file appeals before the commissioners. Here, we do not file the appeals. A reference itself is sent by the initiating officer to the adjudicating authority. Now, the adjudicating authority, akin like a CIT appeals, has 1 year to adjudicate whether the confirmation or rejection of the order was correct or not. They decide it within a year. From that order, you can file an appeal before the tribunal. And before that, you have no role. आपको यहाँ तक तो, आपका अगर बेनामी खुल गया, आपकी गाड़ी यहाँ तक तो चलेगी ही चलेगी. आप जीत गए, well and good. Otherwise, your right to file an appeal, you get a statutory right of appeal under section 46 of the Benami Act. सर, आपका इसमें एक और राइट होता है कॉन्फिस्केशन का, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास है. 24 में इनिशिएटिंग ऑफिसर की प्रोसीडिंग्स हैं. सेक्शन 26 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की प्रोसीडिंग्स हैं कि वो कैसे प्रोसीडिंग्स करेंगे. प्रोसीडिंग्स वो कल्मिनेट करते हैं बाय पासिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 26 सब क्लॉज 3. Sorry. So after passing 26(3), you may file an appeal within 45 days to the tribunal, which all over India is only one in Khan Market, New Delhi, Lok Nayak Bhavan, 4th floor. What is happening today is 26(3) का ऑर्डर आता है आपके पास, आप 45 डेज में अपील फाइल भी कर देते हैं ट्राइब्यूनल में. सेक्शन 27 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कॉन्फिस्केशन की पावर है जनाब. They have the power to confiscate the property, sir. So what they do is, as soon as the 26(3) is filed, on the 46th day, the initiating officer will write to the adjudicating authority, and the adjudicating authority will thereafter issue notice under 27(1) for confiscation, despite the fact that your appeal has been filed before the tribunal. तो जनाब, आज की डेट में, एंड मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, दैट अगर हम 27 देखें सर, और 27 का ये प्रोवाइजो पढ़े कॉन्फिस्केशन का, प्रोवाइडेड दैट where an appeal has been filed against the order of the adjudicating authority,
The confiscation of the property shall be made subject to the order passed by the appellate tribunal under section 46. मतलब confiscation का order shall be subject to the order of the tribunal, sir. Therefore, in other words, why to initiate two proceedings? It is not a penalty proceeding, sir. It is confiscation. It has severe repercussions on me. So, despite the fact that my appeal is pending today in practice, and despite there being a categorical subjection given to the order of confiscation under the proviso to section 27(1), on practice, the ground reality of practice is very different. Therefore, it mandates that one must be very, very, very vigilant while entertaining transactions, and especially for bigger companies, sir. Because today one might not know कि जाने अनजाने में लोन का ट्रांजैक्शन दिखा के हमें अगर कोई मशीनरी खरीदनी है, कुछ खरीदनी है, ब्लैक है, आदमी ऐसा ही करता है. Today it is a time so that we understand what can be the implications. सिर्फ इनकम टैक्स ना सोचे हम बहुत अलग चीजें सोचें. And therefore, it is an honor for me to be here and to present and to shed light on these proceedings. सर मैं अब खत्म करने वाला हूँ अपना 8-10 मिनट में. जो क्वेरीज होंगी अगर किसी की, दे कैन शेयर इट ऑन द चैट बॉक्स बिलो, and one by one we can take those queries if anybody has any. I'm edging towards closing the presentation by last stipulating what is the power which is given to the IO and the adjudicating authority. The adjudicating and the IO can call from information from different people, from local bodies, authorities, information. They have the power of the civil court. There are different officers which have to assist in inquiry, which is income tax, customs, narcotics, stock exchange, SEBI, RBI, ED, police, body corporates under the Central State Acts, and different authorities. Why? Because sir, कोई आदमी जो नारकोटिक्स से पैसा ले रहा है, या कस्टम्स की चोरी कर रहा है, या इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, हु इज थिंकिंग वेरी वेरी डीप इनटू द सिस्टम एंड ट्राइंग टू फ्रॉड. अभी वी हैव गॉटन अ बेल ऑफ वन पर्सन हु इज अ 26-year-old लॉयर. उसका जो क्लाइंट था वो बहुत पहले कस्टम्स के चेक को फॉर्ज करके, लेट से 9 करोड़ का, 9 लाख का चेक है तो उसको 90 लाख बना के 15 करोड़ का उन्होंने कस्टम्स के साथ चोरी करी. We got our client bail because उसके पास से पैसे मिले, so he was arrested and everything. We got him bail. But now Benami unit has also come against the other person because जो पैसे use हुए, they started using it in other for buying properties in the name of other people. And therefore, these agencies in all these transactions, you can say there is an interplay between all of that. And thus, these officers are very vigilant. Now, so notice कैसे आएगा? Notice आएगा if IO on the basis of material in his possession has reasons to believe that any person is a Benamidar, he may issue notice as to why property is not to be treated as Benami, and a notice has also been sent to the beneficial owner if he's identified. IO may again provisionally attach with the prior approval of the approving authority is the property for a period of 90 days. This 90 days has been amended to 4 months instead of 3 months, 90 days to 4 months. Now, within 90 days, he may then finalize and pass an order provisionally attaching or revoking the provisional attachment. Within 15 days, now after Finance Act, it is 30 days. Within that month, he may draw up a statement or a reference and send it to the adjudicating authority. So, sir, this is basically. अब थोड़े केसेस अगर हम आए, शाहरुख खान की सबसे पहले प्रॉपर्टी अटैच हुई, which was not his Mannat bungalow, but his Alibag property, which was attached, which was in the name of his company Deja Vu Farms, in which Shah Rukh Khan and his wife Gauri, they were shareholders and in-laws were shareholders. Apart from the in-laws, there was one more person from Alibag who was a shareholder, and he was also made a director, and the property was purchased in his name. Because in Alibag, only the property could be purchased if the person is from Alibag.
इस बात पे केस खुला, मैटर गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोला कि देयर इज नो बेसिस टू कंक्लूड दैट द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट ऑफ मिस्टर शाहरुख खान एंड विदाउट अ डाउट इट नॉट हैज नॉट बीन प्रूव्ड. So these were the facts. There was an income declaration scheme which was declared by that person. It was he had declared that he had money. It was not that that person from Alibag did not have money. So they showed all those things, that it was him independently who had also benefited out of it. He had entered into the transaction to also benefit out of it. So it was a business rationale. Likewise, it was done in another case in Manpreet Estates LLP in 2019. The tribunal held. Now, sir, this time the tribunal was different. Members were different. Then after 2020, when COVID happened, tribunal shut down. In 2022 end only it reopened with completely new members. And since then, very different lines of judgments have been seen to be received. With that, I will conclude my presentation, and I hope I was able to add value to the August gathering that is today. And I am grateful for the patient hearing to all. अच्छा सर, डेलीगेट से रिक्वेस्ट है कि जो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो बेनामी संपत्ति के बारे में, बेनामी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो सर से पूछ ले भी आप. अपना हैंड रेज करें, आप अनम्यूट कर लेंगे. विश्वनाथ मिश्रा जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. विश्वनाथ मिश्रा जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है. विश्वनाथ मिश्रा जी. उनका तो शायद से बहुत पहले से है. पवन गुप्ता जी शायद से कुछ कहना चाह रहे हैं जो मेरे को लगा. आनंद वाशनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ना, मैं कुछ ना कहना चाह रहा था. पवन गुप्ता जी, आप कुछ बोल रहे हैं? प्रवीण गोयल जी, आपको कुछ कहना है? सर पवन जी बोल रहे हैं, उनको आई थिंक अनम्यूट कर दीजिए. वो उन्होंने ऐसे हैंड रेज कर दिया था सर. प्लीज. अच्छा जी. पवन जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. पवन जी, अनम्यूट करिए, माइक्रोफोन अपना ऑन कीजिए. जी बोलिए. सर, जैसे प्रॉपर्टी को अभी तक पुराने समय में जो रहता है, आज भी स्थिति होती है कि हस्बैंड अपने वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी परचेज करता बिल्कुल जी. है ना. तो इन स्थितियों में सर क्या होता है, जबकि मतलब वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, सर हस्बैंड इसमें उसके नाम से आपका परचेज सेक्शन प्रॉपर्टी करता है. जी सर. आपका सर सेक्शन 29A का अगर हम एक्सेप्शन को पढ़े, यहाँ पे एक्सेप्शन है उसमें सेक्शन 29A के, जी सर. उसमें लिखा है व्हेन इन द नेम ऑफ ए स्पाउस और इन द नेम ऑफ अ चाइल्ड का एक्सेप्शन है अगर अच्छा वो अच्छा. प्रॉपर्टी नॉन सोर्सेज से ली गई है. मतलब हस्बैंड ने ली हो प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नेम पे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑन द कंडीशन दैट ही हैड नॉन सोर्सेज. वो ओके सर. दिखाए हस्बैंड की मैंने लेट से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, तो उसमें मैंने 30 लाख का लोन लिया, 50 लाख यस. मेरे खुद के थे क्योंकि मेरी पास सेविंग्स है. आप मेरी रिटर्न देखिए, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 19 लाख की मैंने रिटर्न फाइल कर रखी है. मेरी सेविंग्स इतनी हो जाती हैं इसमें से क्योंकि कंपनी वो सब है. एंड मेरा पैसा 1 करोड़ जस्टिफाइड है पूरा. आई हैड 1 करोड़, इट इज फ्रॉम नॉन सोर्सेज, देयरफॉर द प्रॉपर्टी विल नॉट बी बेनामी. ये आई आर्ग्यूड दिस केस इन द ट्राइब्यूनल एंड वी गॉट अ फेवरेबल जजमेंट. स्वागतिका दास की जजमेंट है, उसमें वी गॉट अ फेवरेबल ऑर्डर फ्रॉम द ट्राइब्यूनल ऑन दिस ग्राउंड. थैंक यू सर. थैंक यू. प्लीज सर, माय प्लेजर. तरसेम भाई, आपका सवाल. तरसेम ठकुराल साहब, तरसेम ठकुराल साहब नहीं सुन रहे? किसी और भाई को सवाल हो? अमरीश कुमार जी, कोई सवाल है इस बारे में? इनकम नहीं है. अमित खंडेलवाल साहब, मेरे ख्याल से किसी का सवाल तो शायद है ही नहीं शुरू. नहीं सर, नहीं. शर्मा जी, एक लाइन जोड़ सकता हूं मैं? हाँ हाँ, बोले भाई सर. जैसे बताया कि हस्बैंड ने पैसा दिया, वाइफ के नाम में प्रॉपर्टी खरीदी, जी. ठीक है ना, उसमें तो कोई एतराज है ही नहीं. इससे आगे एक लाइन और बोलूंगा, अपने बच्चों के नाम में भी खरीद लें हम,
सोर्स है हमारे पास, पैसा मदर ने दिया, फादर ने दिया, और परिवार के सदस्य के किसी नाम से हमने खरीद लिया, तो भी इनकम टैक्स में भी सब जगह कोई दिक्कत कैसी भी नहीं है। अकेले हस्बैंड वाइफ की ये बात नहीं है, बच्चों के नाम में भी हम खरीद लें अपने, या बच्चे फादर के नाम में भी खरीद, तो भी कोई दिक्कत नहीं है गुप्ता जी। ठीक है ना, यही कहना चाह रहा था मैं। बिल्कुल जी ठीक जी बोल रहे हैं सर आप। इसका यही जो एक्सेप्शन नंबर 3 जो मैंने पढ़ा, और एक्सेप्शन नंबर 4 जो है, जी एक्सेप्शन जी नंबर 3 बात करता है वाइफ एंड चाइल्ड के बारे में, एक्सेप्शन जी नंबर 4 बात करता है लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट के बारे में। जी, मैं अपने बिल्कुल बिल्कुल फादर, अपने दादाजी, अपने बेटे, अपने पोते बिल्कुल ले बिल्कुल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मैंने सर। डिटेल डिटेल कर दिया मैंने, आगे और बढ़ा दिया। प्लीज प्लीज सर। नगीन गर्ग जी, नगीन गर्ग जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको। नगीन भाई अपने आपको अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। जी, नमस्कार नमस्कार भाई। नमस्कार नगीन जी। सर मेरा क्वेश्चन बिल्कुल इससे रिवर्स है कि माता पिता के नाम में खरीद ली, जैसे जो है इनकम टैक्स में होता है, गिफ्ट के समय पे भी होता है कि जी मामा तो भांजे को दे सकता है या बाप तो बेटे को दे सकता है, लेकिन बेटे ने यदि उसकी तरफ करी तो फिर वो जो है टैक्सेबल हो जाती है उस कंडीशन में। मेरा रिवर्स क्वेश्चन है। सर नहीं, यहाँ यहाँ वो एप्लीकेबल नहीं होएगा। यहाँ आप लीनियल असेंडेंट्स या सन या बेटा, बेटा या फादर मदर एज द केस में भी, चाइल्ड, बेटे ने बाबा के नाम में खरीद ली, बिल्कुल खरीद सकता है? बिल्कुल खरीद सकते हैं जी। एग्जैक्टली। या मामा के नाम में खरीद ली तो खरीद सकता है? मामा नहीं ले सकते। लीनियल लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट देखना पड़ेगा सर आपको। ओके ओके। ब्लड रिलेशनशिप। आप अपने भाई के नाम पे भी नहीं ले सकते अगर जॉइंट नेम ना हो। आप आज हाँ की डेट में अपने ब्रदर के नाम पे भी नहीं लेते हैं अगर, तो जॉइंट नेम में होना चाहिए। अगर आप अपने भाई बहन, फादर मदर, सन डॉटर, लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट का लेते हैं, तो आपका जॉइंट नाम होना चाहिए सर। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जी 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 जी। सेक्शन 2(9), एक एक्सेप्शन, जस्ट अ सेकंड। 4 अगर आप ये पढ़े जो हाईलाइटेड एरिया है, except when the property is held by any person in the name of his brother, bhai, behan, lineal ascendant or descendants, where the name of the brother or sister or lineal ascendant or descendant and the individual appear as joint owners in any document, and the consideration has been paid or provided or paid आउट ऑफ द नोन सोर्सेज ऑफ द इंडिविजुअल। तो आपका अपियर जॉइंट ओनर में होना नाम जरूरी है। अगर आप अपने भाई बहन बेटे बहू आगे पीछे का ले, आप अपने आप अपने वाइफ और अपने बच्चे के नाम पे तो ले सकते हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी, अगर आप अपने नाम पे ना रखें। बट अगर आप अपने भाई के नाम से प्रॉपर्टी लेते हैं, आप अपने डॉटर, सन, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, आप प्रॉपर्टी लेते हैं, जॉइंट नेम में होनी चाहिए सर, अदरवाइज इट वुड बी बेनामी। यस 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 एग्जैक्टली मेरा यही क्वेश्चन था। जी सर। किसी और भाई का सवाल? थैंक यू। अरे अभी 1 करोड़ रुपए वाली बात आई थी, वो जानकारी कर रहा था, वो क्या था? ध्यान में बोलिए। सर वो एग्जाम्पल था कि जनाब, जैसे अब आपके ऊपर केस उठता है कि लेट से आपने अपने वाइफ के नाम पे या आपने अपने भाई के साथ जॉइंट नेम में प्रॉपर्टी खरीद ली, जी कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है साहब, आपने अपनी वाइफ के नाम पे, या दूसरा एक्सप्लेनेशन 4 को कंसिडर करते हुए भी हम कहते हैं कि आपने अपने अपने और अपने भाई के नाम पे जॉइंटली खरीद ली 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, ओके। लेकिन 1 करोड़ देने के लिए आपके पास है नहीं ना, आप सोर्स जस्टिफाई करवा पा रहे हैं कि कहाँ से आया पैसा। जी आपने अपनी एम्प्लॉय, मैं 2 सिचुएशन देता हूं आपको। मैं जनाब अपने ऑफिस बॉय के नाम पे अकाउंट खुला देता हूँ, उसमें से पैसे डला देता हूँ, वो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है, मैं उसी प्रॉपर्टी से पैसा से अपने वाइफ के नाम पे या लेट से मैं और अपने भाई के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। जॉइंट नेम वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गई अगर भाई का केस है। परफेक्ट। आप सब अभी तक मेरे साथ हैं? जी जी। जी। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन
अगर आप नहीं जता पाते, यू कांट प्रूव कि यू हैड नोन सोर्सेस, कि जनाब 1 करोड़ लगा, 50 लाख मैंने लोन लिया बैंक से, ये देखिए लोन लिया, ये रहे लोन के कागज, 30 लाख मैंने, मेरे भाई ने अपने अकाउंट से मेरे को दिए, ये रही उसकी पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट, पैसा जमा होता जा रहा है, उसकी इनकम है जो उसने अपने इनकम में डिस्क्लोज कर रखा है साहब। बाकी बचे 20 लाख वो मैंने डाले, मेरे अकाउंट में 2 साल से पैसा पड़ा हुआ है, नोन सोर्सेज। द एस्पेक्ट इज टू कंडीशंस, if it is with your brother or lineal ascendant, 2 conditions. First, joint name. Second, source should be proved. It should be from known sources. Income नहीं लिखा है जनाब, it may not be your income. So one may note it is only known sources, not known sources of income. And income के बारे में आप लोग ज्यादा जानते हैं कि what is the definition of income under section 224. So it may be a loan. It may be I might have taken money from Harshji, or I might have gotten the money from somewhere else. I have to establish that the money was from known sources, as the case may be, even if I buy it in the name of my wife or child. सर यहीं पे एक वन मोर क्वेश्चन प्लीज सर करूं? आइए, आप ही दम डाल रहे हैं सर इसमें अभी वेबिनार में, मेरे को लगता है मैं थोड़ा ढीला रह गया आज। जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का अभी जी एग्जांपल चल रहा है, जी 50 लाख रुपए बैंक के क्लियर हो गए, जी 20 लाख रुपए मेरे भी क्लियर हो गए, जी 30 लाख रुपए मेरे भाई के क्लियर नहीं हो पाए, तो जी क्या वो 70% बेनामी नॉन हो गया और 30% अननोन हो गया, तो वो पूरी प्रॉपर्टी होगी या 30% वाली रहेगी? सर ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, हैव टू गिव इट टू यू नगीन साहब, ये बहुत अच्छा, यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो आपने सवाल पूछा है ये पूरा इट इज अ वेरी फैक्चुअल इशू। दोस्त 20 lakhs आयो क्या कह रहा है कि आप अभी प्रूव बात नहीं कर कर रहे पाए, हैं और आप कैसे प्रूव नहीं कर पाए, वो चीज देखनी पड़ेगी। क्योंकि एज अ काउंसिल हमारा तो ये होएगा कि हम 20 लाख कहीं से प्रूव करें, 20 लाख आए तो हम बोलेंगे हमने कोई गोल्ड चुगली बेच दी, हमने अपनी जी मदर जी जी गोल्ड ले लिया वो बेच दिया, हमने कुछ कहीं से पैसा है हमने लोन करवा लिया, 5-5 6-6 लाख के हमने लोन ले लिए। हाँ, या 5 आपने 5 6 बोला 6 लाख अपनी के। बुक्स बना सकते हैं अगर हम, तो अपनी बुक्स में दिखा देंगे सैलरी पेबल है बट पेड नहीं है, वो सैलरी से सोर्स आ गया, कहीं से आप अपनी जी बुक्स सर, को मैनेज करेंगे। दूसरे आदमी से चेक ही लिया हुआ दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिखाना पड़ेगा पहले टाइम का, आपको वो दिखाना पड़ेगा, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ काउंसिल आई बिलीव। जी जी जी। जी नहीं, अब जो है ना बात आई कि 70% तो मैं उसको जो है ना जस्टिफाई कर पाया उस प्रॉपर्टी के लिए, 30% मेरा रह गया। अब उस 30% को जो है ना वो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी बेनामी होगी या सब उसी रेशो में बेनामी होगी? सर अगर हुई, सर डिपार्टमेंट जैसे चल रहा है वैसे तो होनी 30% ही चाहिए, ठीक है, जी जी, बट आप बस बस थर्टी बस यही परसेंट मेरा। अगर आप लेंगे तो आपका 30% डिपार्टमेंट अपना ही केस वीक करेगा। बिकॉज अगर 70% प्रूव्ड है तो हाँ आपके हाँ हाँ, वकील का मतलब, मेरा आर्गुमेंट क्या होगा इस केस में, दैट इंटेंशन इज क्लियर सर, इंटेंशन इसके लिए। नोन सोर्सेज है, इनकम नहीं होगी, मे बी अनडिस्क्लोज्ड इनकम हो सकती है, आप इनकम टैक्स में करिए केस, इनकम टैक्स में करिए। पैसा तो लाया ना ये। पैसा तो लाया, 70% तो मैं उसको जस्टिफाई कर पा तो रहा हूँ। आपका अगर आपका आर्ग्यूमेंट इस केस में, यू इट विल बी वेरी फैक्चुअल लाइक आई सेड। जी सर, जी सर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए थैंक यू सर, पैसा तो थैंक यू गया सर। है, आपने रजिस्ट्री के हाँ, टाइम पैसा तो वाइट से दिया है जो देना पड़ेगा, राइट से दिया, जस्टिफाई भी कर रहा हूँ। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर इनकम आप बोल रहे हैं कि नहीं है जस्टिफाइड, तो आप अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट का सेक्शन 69 में केस बनाइए ना जनाब, जी सर, ये जी सर, जी बेनामी का सर, केस नहीं है फिर, दैट इज व्हाट आई फिर वुड बेनामी आर्ग्यू, का नहीं रहा। दैट यस इज व्हाट आई यस वुड यस आर्ग्यू। यस 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 यस, एग्जैक्टली दैट इज पॉइंट। थैंक यू सर। प्लीज, माय प्लेजर, माय ऑनर, माय एब्सोल्यूट ऑनर। और किसी भाई को सवाल हो? अगर नहीं है तो पवन गुप्ता जी, पवन गुप्ता जी कानपुर, फरमाया तो सर वोट ऑफ थैंक्स आप करेंगे, फिर राष्ट्रगान आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। राष्ट्रगान के ये लिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सीटों पर खड़े हो जाएंगे और अपना माइक्रोफोन म्यूट रखेंगे उस वक्त। जी धन्यवाद पवन सर। भाई।
मेरा परम सौभाग्य है कि आप द्वारा मुझे आज धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आदेशित किया गया। आज उपकास की अपनी 245वीं विधिवाणी में महामंत्री उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, महामंत्री होशंगाबाद, हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर और मैं अपनी तरफ से आज इस वेबिनार में हमारे मुख्य वक्ता सरस्वती पुत्र आदरणीय श्री संकल्प मलिक जी द्वारा जो बेनामी संपत्ति के संदर्भ में हम सब लोगों का ज्ञानार्जन किया गया, वो बहुत ही इतने सरल शब्दों में उनके द्वारा जो हम लोगों को ज्ञान का भंडार जो हम लोगों को दिया गया, वो वास्तव में बहुत ही अतुलनीय है, जिसका हम सभी अधिवक्ता गणों को बहुत ही अत्यंत ज्ञानार्जन हुआ है। इसके साथ ही अपने अंकित गर्ग जी द्वारा अनुपालन के संदर्भ में उनके द्वारा भी हम लोगों का ज्ञानार्जन हर उस पे किया जाता है वेबिनार में। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं साथ में अपने अग्रज हर शर्मा जी, जिनके द्वारा ये हमारी 245वीं उपकास वेबिनार का लगातार निरंतर बिना किसी अवरोध के जो चल रही है, उसके लिए मैं उनका बहुत ही कृतज्ञ हूं कि उनके द्वारा हम देश के विभिन्न राज्यों से बहुत ही ज्ञानी पुरुषों के द्वारा हम लोगों का ज्ञानार्जन कराया जा रहा है। वो भी उनके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे आज के जो प्रमुख स्पीकर संकल्प मलिक जी के द्वारा दिया गया है ज्ञानार्जन दिया गया, वास्तव में वो बहुत ही अतुलनीय है। मैं तो उनसे उनके इस स्पीच से बहुत ही लाभान्वित हुआ हूं। और इसमें इन्होंने जो हमारे इसमें सिविल और नोटिसेस और पवन भाई आप म्यूट हो गए, आप अपना अनम्यूट करिए। पवन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो गए। पवन भाई अपने को अनम्यूट करिए, माइक्रोफोन ऑन कीजिए अपना। पवन भाई अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए, माइक्रोफोन आपका बंद हो गया। पवन जी, पवन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी सर, आ आवाज रही है अब? आप आवाज हाँ जी जी। तो मैं आज की वेबिनार के सभी लोगों को देश के विभिन्न राज्यों से जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है, सब हमारे अधिवक्तागण हैं, वो सुन रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अब सीट पे खड़े हो जाएं। पवन भाई राष्ट्रगान केवल आप ही करेंगे। जी। जनगण जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलद तरंग। तब शुभ नामी जागे, तब आशीष मांगे, जाए विजय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी का दीपक बहुत बहुत महेश्वरी जी, धन्यवाद। दीपक महेश्वरी जी, चेयरमैन साहब, अब आप दिखाई दे रहे हो, दिखा रहे हो, बैठे हो आप, जब आपके मतलब का टॉपिक चल रहा है, आप अपना माइक्रोफोन ऑन करो, आप माइक्रोफोन ऑन कीजिए अपना। सर पीएमसी टैक्स इंडिया से ज्वाइन किया हुआ था मैं। अच्छा वहां से करे थे, मैं दीपक में आपका वो देखा अभी नहीं। एक्चुअल में सर उसका वो प्रॉब्लम हो रही थी, मैं वहां से ज्वाइन किया हुआ था। बताओ आप जैसे बैठे लड़ने डाले, आपका आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आपको तो आप तो इनपुट सर देते हैं इतना दिमाग रख के। इतना शानदार उद्बोधन था कि सारी क्वेरीज उन्होंने पूरी कर दी कंप्लीट सर। बहुत शानदार थी। एक वो एक्चुअल में एक आध दो क्वेश्चन थे, मैंने कहा उसको पूछता हूँ, लेकिन वो भी सारे आंसर उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोवाइड किए सर।
मेरा इनसे पहले भी मुलाकात है, बहुत ही इज अ वेरी लर्नेड पर्सन, नो डाउट। वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। ठीक है कोई सर, अब क्वेश्चन, मतलब कोई कमी तो नहीं रही बेनामी ट्रांजेक्शन वाले नहीं नहीं मैटर सर, में? बहुत ही सारी चीजें कवर की। मस्त ठीक सर, ठीक। मस्त। संकल्प जी जानते हैं मेरे को, हम लोग आईटीटी की डिस्कशन करते रहते हैं एक दूसरे से। अच्छा, हाँ। थैंक यू वेरी आई एम मच। और किसी कोई एब्सोल्युटली कोई ग्रेटफुल टू ईच एंड ऑल। थैंक यू सो मच हर्ष जी, थैंक यू सो मच टू ईच सर, एंड सर बहुत एवरीवन बढ़िया हु इज देखिए, हियर। सर बहुत सारी आपने आज गलत फहमी दूर कर दी बेनामी ट्रांजेक्शन के ऊपर। सर बहुत मेरा बहुत सौभाग्य है धन्यवाद सर, संकल्प आपने जी। मेरे को मौका दिया। नहीं नहीं सर, हमारा आई एम सौभाग्य है ग्रेटफुल। सर, आज हमें सुनने को मिल गया सर, हम तो किताबें ढूंढते फिर रहे हैं, मिलके जीते के टॉपिक ही नहीं मिल के देते। संकल्प जी आपने बहुत अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन करी है। इट इज रियली ए सब बढ़िया। ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस कि आपने बेनामी का एक एक पॉइंट हमें क्लियर किया है। आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल महेश्वरी जी, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू वेरी इट्स माय मच प्लेजर। एडवोकेट संकल्प मलिक, थैंक यू वेरी संकल्प सर, मच। अगर मान लीजिए पीपीटी थैंक यू मिल जाए सो सर, मच, थैंक सर यू सो मच सर अग्रवाल पीपीटी साहब, मिल जाए तो रियली लोगों को मीन्स अ कल्याण हो लॉट। जाएगा। यू जॉइंड, आई एम ग्रेटफुल। सर समझाने का स्टाइल भी बहुत बढ़िया था, प्लीज। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। स्लो मोशन में सर बहुत अच्छा समझाया था। सर कंप्लेंट करने वाले भी कोई प्राइज है क्या इसमें? सॉरी कंप्लेंट करता है कोई, उसके लिए भी कुछ गिफ्ट वगैरह है क्या इसमें? सर, कंप्लेंट आपकी अनोनिमस जाएगी। आप इनकम टैक्स पोर्टल पे ही जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट बेनामी ट्रांजैक्शन, इधर की सर, दूसरे पर्सन की? दूसरे पर्सन की। अच्छा, अगर अपनी आपको उससे पता, जाएगी सर? सॉरी, अपनी अपनी लॉगिन से जाएगी? हाँ पोर्टल से। तो उसमें कुछ उसका जो हमारे लिए मिलेगा या पार्टी के लिए मिलेगा, कंप्लेंट करने वाले के लिए, तो किस तरह है? सर एक फॉर्म टाइप का होता है वो, आपको फॉर्म अच्छा। और आपसे वो मांगेंगे डिटेल्स, फैक्चुअल और डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो हैं, आप वो लगा दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा सर देखना पड़ता है, जा जाके थोड़ा बात करनी पड़ती है ऑफिसर से आपको सर। एंड उसके बाद वो फिर दे इनिशिएट ओके सर। इफ दे डीम फिट। तो बेस्ट चीज होती है, आपने आपने फाइल कर दी है एक बार अगर मान लीजिए, तो आप जी ये चीज को लेके जो भी आपका जुरिस्डिक्शन बैठता है, आप इनकम टैक्स एक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडबुक 2024 गूगल पे टाइप करिए। ओके। आपके पास इनकम टैक्स के एक आदमी से लेके जितने लाखों इनकम टैक्स अफसर हैं, आईटीओ से लेके प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर डीजी, सबसे लेके आपका सबके पास नंबर, ईमेल आईडी, नाम, कहाँ बैठते हैं, क्या है, हर चीज आ जाएगी आपके पास सर। आपने जब कंप्लेंट फाइल कर दी, आप ईमेल लिखिए जिसमें आप जी इन सारी अथॉरिटीज को टैग करें जहाँ पे आपका केस बैठता है। जिस जुरिस्डिक्शन जी। में बैठता है, दिल्ली का है तो दिल्ली में, इधर यूपी का है तो लखनऊ जाइए आप। जो ओके। जहाँ जहाँ आपका बीपीयू बैठा है, देर 24 बीपीयूज लाइक वी डिस्कस्ड, तो आप वहां पे अपना उन बीपीयू में जितने लोग हैं सबको ईमेल डाल दीजिए सर। एक अफसर नहीं करेगा, सब तो करेंगे, करना ही पड़ेगा। नहीं करते, सीपी ग्राम्स पे कंप्लेंट डाल दीजिए आप उस अफसर की, जी जो मेन है आईओ लेवल, एसीआईटी डीसीआईटी का, जी। सबके साथ। ओके। आपका काम ऐसे फिर मतलब, अब तो जैसे आरटीआईज मंगवाते हैं सर हम लोग केसेस में, इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन भी नहीं करते मैं इनकम टैक्स केसेस में, मैं सीधा जी आरटीआई फाइल करता हूँ। जब तक मैंने अपील फाइल करी, महीने भर में मेरे पास सारा कागज जो मेरे को चाहिए अपने आप बाय कोरियर पोस्ट आएगा। वट जी। एवर एक्सपेंसेस टू बी पेड, इट इज टू बी पेड। डॉक्यूमेंट्स आपके पास, आपको रीजन चाहिए होते हैं, आपको अप्रूवल चाहिए होता है जब आप रिट्स में जाते हैं ये सब करने के लिए, आपके पास होता ही नहीं। एंड माय मेन प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम बेनामी, एसएफआईओ, ईडी, पीएमएलए मैटर्स, माय मेन प्रैक्टिस इज इन इनकम टैक्स। तो हमें बेनामी में भी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आपका, बीपीयू है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है, हमें ये समझना कि बेनामी कैसे चलता है, डिपार्टमेंट कैसे काम करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एंड मोर सो फेसलेस होने के बाद तो वैसे ही आधे लोगों का काम करने का से मन हट गया है, स्पेशली जी कमिश्नर जी। अपील्स का। अब सब जानते हैं अपील्स पेंडिंग पड़ी हैं, अब आनी शुरू हुई हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द ऑफिसर्स टू ऑल्सो टू गेट a result. Mere filing a complaint might not do it, but there is a procedure. एंड नाउ विद द न्यू अमेंड फाइनेंस एक्ट 2024 का अगर आप अमेंडमेंट देखेंगे, उसमें सेक्शन 52A बनाया गया है, या एक और एक सेक्शन लाया गया है, मैं नाम भूल रहा हूँ, आई एम फॉरगेटिंग। इट इज, आई जस्ट टेल यू जस्ट अ सेकंड सर, इट इज सेक्शन 55A, सॉरी। 55 में ए में आपके पास आज की डेट में इम्यूनिटी है, सो दैट अगर बेनामीदार आके बताता है कि हाँ जी मेरे नाम पे खोल लिया, मेरे को तो मेरे से साइन चेकबुक ले जाते थे, ऐसे ही होता है जी ये वाला काम।
साइन चेकबुक 3 आदमी के पास है, ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, दैट विल बी डन। वो चीज इम्यूनिटी के लिए बेनामीदार कैन गो and he will be granted immunity if he gives full complete disclosure which is to the satisfaction of the officer, then it is fine। बट आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो जरूर रिटर्न में करिएगा, बैकफायर होने के भी बहुत चांसेस हैं, जी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।